Yeah. So hi guys. Today is our third video on this IS 16, and today we are going to discuss on depreciation. We are discussing depreciation, and some specific element of depreciation, derecognition, as well as then we see a disclosure note. Okay, that we have to required for IS 16. Okay, so let's start with the depreciation. Okay, so सबसे पहले या डेप्रिसिएशन नॉर्मली अपन नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, राइट? डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या रहता है? सो डेप्रिसिएशन का अपना पर्पस ये रहता है कि अपने को जो ना एसेट्स है ना, जो एसेट्स की वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू शो करनी है। हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट शो करते हैं ना, उसकी अपने को ट्रू वैल्यू शो करनी, इसलिए हम वो एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स कोई एसेट अगर अपन यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू डिमिनिश होगी। ओके, राइट। बट कोई कोई एसेट होता है जिसकी वैल्यू डिमिनिश नहीं होती बल्कि अप्रिशिएट होती है, फॉर एग्जांपल लैंड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एसेट की वैल्यू डिमिनिश होती है, तो इसके लिए हम उसे डेप्रिशिएट करते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग एंड सेकंड रीजन, सेकंड पर्पस ये है अपना डेप्रिशिएशन चार्ज करने का। फॉर एग्जांपल अपन कोई एसेट परचेज करते हैं, राइट? सो एसेट परचेज करते हैं, सो उससे जो अपने को इकोनॉमिक बेनिफिट्स आता है, मतलब जो उससे बेनिफिट्स होते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो अपने को ओवर द लाइफ आता है, राइट? ओवर द लाइफ होता है, ओवर द यूजफुल लाइफ आता है। सो इट विल बी बेटर ना, अगर अपन जो अगर अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर द लाइफ आ रहा है, सो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस अपने इनकट किया वो इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करने के लिए, उसका जो एक्सपेंस है उसे भी हम ओवर द लाइफ रिकॉग्नाइज करें, राइट? दैट्स व्हाई अपन डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, let's see. So let's move the key principle with, let's see a key principle with regard to depreciation as follows. So ये सब pointers है जो कि depreciation के बारे में, so एक एक करके अपन discuss करते हैं each and every point. So first point है, all property, plant and equipment with a finite useful life must be depreciated and the depreciable amount of the asset is cost less its residual value. Okay, so ये point बोल रहा है कि जितने भी property, plant and equipment होते हैं, जिसकी जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, मतलब कुछ लिमिटेड तक है उसकी यूजफुल लाइफ, जिसकी यूजफुल लाइफ कुछ लिमिटेड है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल, 20 साल, 50 ईयर्स है, सो उसको डेप्रिशिएट करते हैं। ओके, डेप्रिशिएट करते हैं। और जो डेप्रिशिएट करते हैं और जो डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है, अब डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? एसेट्स, एसेट की जो वैल्यू रहती है ना, जो कॉस्ट, कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू, लेस कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएबल अमाउंट, मैं आपको बताता हूँ डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट परचेज किया, मशीन है, इसकी वैल्यू है लेट्स से 500। ओके, और इसका यूजफुल लाइफ है लेट्स से 10 इयर्स। ओके, 10 इयर्स। ओके, और यूजफुल लाइफ इसका 10 इयर्स है, और इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू अपने को मिलने वाली है, रेसिडुअल वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू क्या है? जो अपन जब इसकी जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी ना, जो उसको अपन जब 10 ईयर बाद जब अपन उसको डिस्पोज करेंगे, जब अपने को कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्क्रैप वैल्यू है लेट्स से 50 रुपीज। ओके, 50 रुपीज। ओके, सो इसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएबल अमाउंट हो जाएगा अपना इसका कॉस्ट माइनस इसकी रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये हो जाएगा अपनी डेप्रिसिएबल वैल्यू। ओके, ठीक है। ठीक, सो उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या हो जाएगा? 450। डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब क्या? जो अमाउंट अपन एज अ डेप्रिशिएट रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द वैल्यू, अपन क्या पूरा 500 रिकॉग्नाइज करने वाले क्या? अपन जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरा 500 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले क्या ओवर द लाइफ? नहीं, अपन कितने का करने वाले? 450 का करने वाले, इसलिए इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। ओके, ठीक है। या लेट्स, सो डेप्रिसिएबल अमाउंट देख लिया अपन ने ये भी। देन देखते हैं रेसिडुअल वैल्यू इज अ एस्टिमेटेड net selling proceed received if the asset was at the end of its useful life and was disposed today. So ये क्या बोल रहा है? जो भी इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, उसका जो प्रोसीड मिलने वाला है, जो अपने को एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मिलने वाला है, उसको अपने को आज के टर्म्स में डालना है। क्या? एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड वाज डिस्पोज ऑफ टुडे। सो जो भी इसकी रेसिडुअल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये 50 है, 50 अपने को मिलने वाली है कितने ईयर्स में? अपने को 50 मिलने वाली है 10 ईयर्स में। ओके, सो 50 को अपने को डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट टू किधर लाना? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब टुडे, टुडे टर्म्स में लाना। जिस दिन एसेट परचेज करेंगे ना, उस दिन
अपने को टुडे टर्म्स में लाना है, 50 को डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू पे और देन इसको माइनस करना है। इधर पे मैंने डिस्काउंट नहीं किया, इसको मैंने नॉर्मल ट्रेड किया। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये रेसिडुअल वैल्यू है ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ही है, ओके। बट फॉर अगर ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में नहीं रहती, फॉर एग्जाम्पल ये 10 ईयर्स का ये जो रेसिडुअल वैल्यू है 10 ईयर्स में अपने को मिलने वाला है 50 रुपीज, तो इसको अपने को डिस्काउंट करना रहेगा प्रेजेंट वैल्यू में। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इसको डिस्काउंट किया और इसकी वैल्यू आ गई 35, तो इसका कितना डेप्रिसिएबल अमाउंट हो जाएगा 465। अब इसको मैं ओवर द ईयर डेप्रिशिएट करूंगा, तो ईच ईयर में डेप्रिशिएट करूंगा तो कितना कितना मेरा डेप्रिशिएशन अमाउंट आने वाला है 465 इंटू 10, ये मेरा डेप्रिसिएबल अमाउंट आने वाला ईच ईयर, ठीक है। अनलेस की कुछ अमाउंट अप्रिशिएट ना हो, उसकी वैल्यू की एसेट की वैल्यू अप्रिशिएट ना हो या फिर रिड्यूस ना हो, जो अपन ने देखा था पहले जब अपन रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते थे, ठीक है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना था। स्वीट एंड सिंपल, कुछ है नहीं, अपन ने बहुत हिंदी है तो। फिर फिर डेप्रिसिएशन बिगेन व्हेन द एसेट्स इज अवेलेबल फॉर यूज एंड कंडीशन until the asset is recognized even if it is ideal। okay, so ये पॉइंट क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन तब हम स्टार्ट करेंगे जब अपने पास मशीनरी, फॉर एग्जांपल मशीनरी आ जाए अपने पास और वो यूजेबल कंडीशन में हो, डिस्पाइट डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपन इसको यूज नहीं कर रहे, वो आइडियल पड़ा है, बट स्टिल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मशीनरी आ गया, ओके, आज मशीनरी मेरे पास आ गया, चाहूँ तो मैं आज से प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ, बट मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल 1 महीने बाद आने वाली है, मेरा मशीनरी क्या आइडियल पड़ा है, मेरा मशीनरी आइडियल पड़ा है, तो स्टिल तो मेरे को भले वो आइडियल पड़ा है बट मेरे को उसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं उस पर 1 महीने का डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब 1 महीने बाद जब मेरा रॉ मटेरियल आएगा, जब मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल यूज करना स्टार्ट किया तब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा डेप्रिशिएशन। नो, जिस दिन यूजेबल कंडीशन में मेरे पास एसेट्स आ गया है या मशीनरी आ गई है, उस दिन से मैं इसको डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करूंगा, इवन इफ इट इज आइडियल, ओके। या और कहाँ कब तक रिकॉग्नाइज करूंगा, जब तक उसकी जो जब तक उसे मैं डी रिकॉग्नाइज करने कर दूं, जब तक उसे मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूं, ओके, ठीक है। देन फिर था डेप्रिसिएशन, देन नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन मस्ट बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। सो अपन ने देखा डेप्रिसिएशन शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। तो देखो डेप्रिशिएट करने का बहुत अलग अलग मेथड होता है। यूजफुल लाइफ मेथड होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मली यूजफुल लाइफ को होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, और या फिर अपन कोई एक्सेप्शनल कोई अदर अदर कोई सर्कमस्टेंसेस में डेप्रिसिएशन करे, कुछ कुछ और कोई सिचुएशन में करे जो अपने अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉपर अपन उसे उसका जो वैल्यू शो कर सकते हैं, कोई और मेथड यूज किया आपने अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इज अप टू यू, बट विच एवर मेथड यू विल बी यूजिंग, बट इट विल बी सुटेबल फॉर योर बिजनेस। मीन्स you have to ensure that the balance sheet, the FS, the financial statement will show your true and fair view। ये मेथड से डेप्रिशिएट करना अपने को, विच एवर मेथड यू कैन यूज, द स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, और एनी स्पेसिफिक मेथड दैट यू हैव adopted, okay। Okay, then we have the depreciation method, a residual value, okay, the depreciation method, a residual value, and the useful life of the asset should be reviewed annually and revised if necessary। okay, सेकंड में आपको ना बोल रहा ना, मैं ये कुछ ये सब पॉइंट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया मेरे फर्स्ट वीडियो में कि ये 800 पेजेस का एसबीआर बुक है, ओके। सो अपन ईच एंड एवरी लाइन नहीं देख सकते हैं, अपन ईच एंड एवरी वर्ड नहीं देख सकते, क्योंकि अपने को, क्योंकि इवन मैं खुद जाता था मेरे एग्जाम में तो मैं 800 पेजेस का एक एक लाइन में पढ़ के आता था। मैं क्या पढ़ के आता था, सिर्फ मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो कि मैं एक बार देख लूँ तो मुझे क्लिक हो जाए कि आईएफआर ये स्टैंडर्ड क्या है, क्या करता है, कौन से सिनेरियो, कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाई करूंगा, क्या सिचुएशन में। सो इसके लिए मेरे को ये सब पॉइंट इतने रेलिवेंट नहीं लगे जितने ये सब है इंपॉर्टेंट, सो उसे मैंने नहीं कंसीडर किया, ओके। एंड सेकंड मैं आपको फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये एसबीआर में जो पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ एसबीआर स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। इसे F7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले पढ़ सकते हैं, F3 के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और इवन कोई जनरल बंदा रहे जो जिसको आईएफआरएस एक्चुअली में सीखना है, वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको स्पेसिफिकली सिर्फ एसबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि एसबीआर के क्या ऐसे, और जो एसीसी के जो 3 पेपर्स जो मैंने डिस्कस किया, F3, F7 एंड एसबीआर, तीनों तो कनेक्टेड ही रहते हैं। सिर्फ क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है कि तीनों में लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, और जो
क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर करने का तरीका रहता है वो डिफरेंट होता है, किसी में एमसीक्यू रहता है, फिर इसमें एसबीआर में आके अपने को पूरा रिटर्न बेस्ड रहता है, बस यही डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं रहता। और ये कोई भी रेफर कर सकता है, नॉट नॉट स्पेसिफिकली फॉर एसबीआर स्टूडेंट बट एनी रेफर, बिकॉज मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, बस यही है। तो ये कोई भी रेफर कर सकता है। ओके, या सो अपन ये डिस्कस करते हैं द डेप्रिसिएशन मेथड, रेसिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट शुड बी रिव्यू annually and revised if necessary. Any adjustment are accounted for a change in accounting estimate. Okay, so आप अगर मेरा ना पहले वाला वीडियो देखोगे ना, जो मेरा पार्ट सेकंड में, उसमें मैंने ये बताया था कि दो चीज होता है, दो होता है, एक तो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है और एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। ठीक है, तो दो चीज होता है, एक तो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है और एक तो होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, सो अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन मेथड मेरे ड्यूरिंग द ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, मैंने समझ लो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आ गया, या ठीक है, या फिर मैंने इसका रेसिडुअल वैल्यू, मेरे को लगा कि रेसिडुअल वैल्यू 50 है, नहीं 50 इधर मैंने लिया था ना 50 है, सॉरी 50 है, नहीं यार 50 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम होगी और कम मिलेगी मेरे को, क्योंकि अब मेरे को लगता नहीं इसकी स्क्रैप वैल्यू इतना अच्छी रहेगी। तो या फिर आपका रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू चेंज हो गया, या फिर उसका जो यूजफुल लाइफ है ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स या 10 से 15 ईयर्स हो गया, या यूजफुल लाइफ चेंज हो गया। तो ये सब चेंज होता है, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको ये सब चेंज होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मैं आपके आगे के वीडियो में दिखाऊंगा, जब अपन डिस्कस करेंगे उसको मैंने आगे के वीडियो में दिखाऊंगा कि चेंजेस अकाउंटिंग एस्टीमेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपने। अब मैंने ये अकाउंटिंग फर्स्ट मैंने अगर मैंने यूजफुल लाइफ चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 to 10 ईयर्स चेंज कर दिया, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ तो इफेक्ट गिरेगा ना, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, और ठीक है, तो अपन ने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट देख लिया, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो सेकंड जो मैंने बोला था आपको, वो 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 क्या होता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको इधर बोला ना कि अपन दो मेथड होते हैं, मेजरमेंट मॉडल, चॉइस बिटवीन आई16 ने दो मॉडल दिया, एक कॉस्ट मॉडल दिया और एक रिवैल्यूएशन मॉडल दिया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए। सो विच एवर मेथड यू विल बी यूजिंग, इसी को क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है मतलब मैं कॉस्ट मॉडल वाली अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूँ मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल वाली अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहा हूँ। ओके, और अगर मैं इसमें चेंज करूँ, मतलब अगर मैं उसमें स्विच करूँ, फॉर एग्जांपल कॉस्ट मॉडल से मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे आऊँ, तो इसे क्या बोलूंगा, मैंने मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी है। ओके, और अगर मैं बोलूँ मैं डेप्रिसिएशन मेथड मैंने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से रेसिडुअल वैल्यू पे आ गया मैं, तो इसे क्या बोलूंगा, मैंने मेरी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज कर दिया। ठीक है, तो दोनों का मैं ट्रीटमेंट रहेगा, इम्पैक्ट क्या होता है और कौन कौन से सर्कल सेक्टर्स में होता है, किसे बोलते हैं एक्चुअली में, मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिक बताऊंगा कि कौन सा अकाउंटिंग कब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है, कब अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है, वो क्यों ऐसा आइडेंटिफाई करना, वो मैं आपको तभी सिखाऊंगा। अभी से आप इतना जान लीजिए कि अगर ये सब चेंज होता है, डेप्रिसिएशन मेथड, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं। ओके, 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 ठीक है, या ओके। सो ये एक सेकंड है, मतलब ये कॉम्पनसेशन ये बहुत स्पेसिफिकली है। ये इसमें ये क्या बोल रहा है कि लेट्स सी पहले रीड कर लेते हैं। सम पार्ट ऑफ द एसेट्स may require regular replacement, for example the seats in the aircraft, the replacement parts should be capitalized and the carrying amount of the being part being replaced, the old seat should be de-recognized. So ये बोल रहा है ये वैसा बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं होता ना यार, कोई अपन ने एसेट परचेज किया तो उसकी जो एसेट होता है, कोई अपन ने एसेट परचेज किया फॉर एग्जांपल, तो उसके एसेट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एसेट्स रहते हैं, और सब जरूरी नहीं कि सबकी यूजफुल लाइफ एक ही रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किधर मशीन ए लेने और लिया था, तो जरूरी नहीं कि मशीन ए में भी छोटे छोटे एसेट रहेंगे, इसके मोटर्स रहेंगे, इसके इंजन रहेंगे, इसके लाइक व्हील्स रहेगा कुछ, सबकी अलग अलग यूजफुल रहेगी ना। तो सबका अलग अलग यूजफुल लाइफ है, तो मैं कैसे एस्टिमेट करूँ कि सबका मैंने यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं मेरे को जनरली व्हील्स में क्या था, मेरे को 2 साल में चेंज करना पड़े, मोटर मेरे को 5 साल में चेंज करना पड़े, ऊपर का जो स्टील बॉडी है उसको मेरे को 10 ईयर्स, उसका 10 ईयर्स का वारंटी रहे, बट उसके अंदर का जो मोटर है उसका सिर्फ 5 ईयर्स का रहे, व्हील्स का अलग रहे, सबका अलग अलग यूजफुल लाइफ रहता है ना। तो सबका मैं 10 ईयर्स का एस्टिमेट नहीं कर सकता ना, मतलब सबका 10 ईयर्स नहीं रहता ना। तो ये अपन इसमें यही देख रहे हैं, और तो इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं। एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, ये मतलब बुक में एयरक्राफ्ट दिया, तो मैं एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लेता हूँ। तो एयरक्राफ्ट होता है क्या, सो एयरक्राफ्ट में देखिए विंग्स होता है, एयरक्राफ्ट का विंग्स होता है, एयरक्राफ्ट में सीट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट में मोटर होते हैं, इंजन्स होते हैं। ओके,
तो ये 3-4 होते हैं और 3 चारों की क्या यूज़फुल लाइफ सेम होती है? नहीं, सबकी यूज़फुल लाइफ अलग-अलग होती है। ओके, सो सबकी यूज़फुल अलग-अलग लाइफ होती है, तो उससे भी अपने को जब डेप्रिशिएट करेंगे ना, तो उसको अलग-अलग यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे, ओके? तो उसको अलग-अलग यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे, ओके? और एंड देन समझ लो फॉर एग्जांपल सीड्स है, सीड्स की 2 इयर्स की लाइफ है, तो उसको 2 इयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे और ओके, 2 साल बाद जो ओल्ड सीड की जो वैल्यू रहेगी ना, उसको डी-रिकॉग्नाइज़ करेंगे और अपन न्यू सीड्स डालेंगे ना, तो न्यू सीड्स की वैल्यू को कैपिटलाइज़ कर देंगे। ये इसमें कहने का मतलब है, ओके, ठीक है। या इन शॉर्ट वही है कि इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो डिफरेंट एसेट्स रहते हैं ना, उसको इंडिविजुअली बेसिस पे अपने को अलग-अलग यूज़फुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना चाहिए, बस। ये यही कहना था। ठीक है, अपन ने ये भी देख लिया, एक एक ये स्पेसिफिक ये कंपनसेशन का भी देख लिया। अब अपन देखते हैं डी-रिकॉग्नाइज़ कब अपने को आईएस 16 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डी-रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ओके। सो ओके, सो ये तो सो फर्स्ट तो ये बहुत ईज़ी है, द गेन और लॉस ऑन द डी-रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रोसीड रिसीव, ओके, ये तो बहुत हिंदी है, मतलब ऑफ कोर्स यार तुम्हारा फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द यूज़फुल तुम्हारा तुमने ₹100 का सेल किया एसेट को और उसकी वैल्यू मतलब जब जब तुमने जब उसकी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ₹80 है, तो तुमको ₹20 का प्रॉफिट होने वाला ना, तो वही बोल रहा है कि नेट डिस्पोज़ल वैल्यू इज़ योर गेन एंड लॉस, ओके। तो नथिंग कुछ इतना वो नहीं है। सो सेकंड देखते हैं, व्हेन अ रीवैल्यूएशन एसेट इज डिस्पोज्ड, ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन अ रीवैल्यूएशन एसेट इज डिस्पोज ऑफ और एनी रीवैल्यूएशन सरप्लस मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन अ रीवैल्यूएट एसेट्स इज डिस्पोज ऑफ एनी रिवैल्यूएशन सरप्लस मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स, ओके। सो मैंने ना आपको मेरे कौन से वीडियो में बोला था, या तो मैंने आपके सेकंड मैंने मेरे सेकंड वीडियो ऑफ आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने ये बोला था कि अगर अपन एसेट्स की वैल्यू जब अपन रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं तो उसको एसेट की रिवैल्यू करते हैं, कि अगर वो मटेरियल अमाउंट का से वैल्यू चेंज हो रहा है उसका, सो रिवैल्यू करेंगे ना अपन। सो जो एक्सेस अमाउंट होता है उसे अपन कहाँ पे डालते हैं, एज़ अ रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हैं। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर आता है, ओसीआई में आता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेटर वो ओसीआई का जो बैलेंस रहता है वो ट्रांसफर होके एट द एंड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट वो किधर जाता है, इक्विटी में जाता है, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में। तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस वैसे अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में ऐसा एज़ अ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐसा पड़ा रहता है, ठीक है। तो क्या करना है, तो अगर वो रिवैल्यूड एसेट जो एसेट को अपन ने रिवैल्यू किया है, वो एसेट को अगर अपन डिस्पोज़ करते हैं, सो उसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो भी अमाउंट रहता है ना, जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस जो अपन अदर कंपोनेंट इक्विटी में रहता है, उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर किधर कर देते हैं, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं। उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस को किधर ट्रांसफर करते हैं, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा 65 के, या सो देखिए, सो या सो हाँ, 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 तो ये देखिए कहाँ पे है रिवैल्यूएशन, ये है रिवैल्यूएशन, ये है देखो रिवैल्यूएशन का है। तो इधर पे आप फॉर एग्जांपल अपन ने इधर पे अपन मेरा ना ये फॉर्मेट थोड़ा हिल गया है, सो इसके लिए प्रॉपर आ नहीं रहा है, वो फॉर्मेट थोड़ा हिल गया है मेरे को, मतलब मैंने तो ठीक है, इधर पे अपन अदर कंपोनेंट चेंज इन इक्विटी है, सो ओसीआई में पहले अपन रिकॉग्नाइज करते थे, ओसीआई में एज़ अ रिकॉग्नाइज करते थे इधर पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का। देन ये इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर। सो ये इक्विटी में पड़ा रहेगा, ऐसा क्या पड़ा रहेगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा रहेगा। बट जब अपन ये एसेट को अपन डिस्पोज कर दे मतलब सेल कर देते थे, तो ये क्या करेंगे, जो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा रहेगा ना, उसको अपन रिटेन अर्निंग्स में मेरे ट्रांसफर कर देंगे। रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, क्या है देखिए, इनकम फॉर द ईयर ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। तो जो भी कॉलम रहेगा रिटेन अर्निंग्स का, ये हिल गया इसके लिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जो भी रिटेन अर्निंग्स का कॉलम रहेगा, मेरे को लग रहा है ये है अर्निंग्स लिखा है इधर पे। सो इसको ये एक इधर पे रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के इसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे जब अपन रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार उसको अपन ने, तो अब वो रियलाइज हो गया ना, मैंने क्या बोला था कि वो अब रियलाइज हो गया ना, आपको एक्चुअल आपने एसेट को बेच दिया और आपको उससे पैसा मिल गया है, तो उसकी जो फेयर वैल्यू भी जब आप इधर पे अपन क्यों रखे थे, क्योंकि वो अनरियलाइज था, वो अनरियलाइज़ था, वो आपने ऐसा आपको ऐसा लगा था कि इसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई, आपको एक्चुअल पैसा मिला था क्या उस टाइम पे? नहीं मिला था ना। तो इसके लिए आपने वो अनरियलाइज़ था, इसके लिए आपने उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला था। बट अब आपने उसको एसेट को बेच दिया फेयर वैल्यू पे, अब उसको आपको पैसा भी मिल गया, वो रियलाइज़ हो गया, तो उसको ऑफ कोर्स आपको फिर रिटेन अर्निंग्स में डालना चाहिए ना, तभी तो ट्रीटमेंट प्रॉपर रहेगा। इस दैट्स व्हाई। ठीक है। हुँ। सो ठीक है, ये भी आपने देख लिया, डी रिकॉग्निशन भी देख लिया दोनों पॉइंट। अब डिस्क्लोजर नोट देख लेते हैं।
ओके, एंड डिस्क्लोजर नोट के बाद बस इतना ही है। तो डिस्क्लोजर नोट भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। सो डिस्क्लोजर नोट, सो आईएस 16 रिक्वायर एंटिटी टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट क्या डिस्क्लोज करना रहेगा आईएस 16 के अंदर में अपने को? मेजरमेंट बेसिस, अपन कौन से बेसिस पे क्या मेजरमेंट कर रहे हैं। जो अपन एसेट्स, फॉर एग्जांपल अपन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्लास है जो, उसको अपन कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं। प्लांट है, प्लांट का क्लास है जो, उसको अपन किस पे रिवैल्यूएशन मॉडल पे यूज कर रहे हैं। सब अपने को मेजरमेंट डिस्क्लोज करना है, कौन सा एसेट, कौन सा क्लास ऑफ एसेट अपन कौन से मेजरमेंट बेसिस यूज कर रहे हैं। ओके, देन वो सब एसेट्स के यूजफुल लाइफ क्या होते हैं, कौन सा डेप्रिसिएशन रेट यूज कर रहे हैं। ओके, उसका यूजफुल लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, ये भी डिस्क्लोज करना रहेगा। सेकंड अपने को डिस्क्लोज करना रहेगा रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड। ओके, सो जनरली आप भी देखिए ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपना एफएस कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा दो, तो उसके पास कितने सारे एसेट रहते हैं, बहुत सारे एसेट रहते हैं उसके पास। और जब आप, और जो बहुत सारे एसेट रहते हैं, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट रहता है, आप वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे ना, मतलब फॉर्मेट में, तो उधर पे सिर्फ डेप्रिसिएशन रहता है, उधर पे क्लासिफिकेशन रहता है, क्या ब्रेकडाउन होता है, क्या कौन से, ये फॉर एग्जांपल इतना डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना डेप्रिसिएशन प्लांट से रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट से डेप्रिशिएट कर रहा है, इतना एक एसेट या कोई करंट एसेट से कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन रहता है क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं, इसमें तो बस ऐसा एक ब्रॉडर ब्रॉडर अमाउंट रहता है कि हाँ डेप्रिसिएशन का इतना अमाउंट है। दैट्स व्हाई अपने को क्लासी ब्रेक डाउन करना चाहिए कि ये एसेट से अपने को इतना, तभी तो ये शेयर होल्डर को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ना, कि मतलब कितना अपन ने ये साल में ये एसेट्स को कितना डेप्रिशिएट, कितने अमाउंट से डेप्रिशिएट किया, तो तभी तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दैट्स व्हाई अपन उसका ब्रेक डाउन करते हैं, हर एक एसेट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज, हर एक एसेट का ब्रेक डाउन डालते हैं अपन कि इस साल अपन ने इतना, ये एसेट अपन ने इतना डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज किया, ये एसेट अपन ने इतना इम्पायरमेंट लॉसेस रिकॉग्नाइज किया। सब पूरा सब हर एक एसेट का, इंडिया हर एक एसेट का, प्रॉपर्टी के हर एक एसेट का, प्लांट का, हर एक एसेट का उसको ब्रेक डाउन डालते हैं कि इसका हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इतना इम्पायरमेंट लॉसेस है। ओके, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। देन फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट है, इफ आइटम of property plant and equipment are stated at a revalued amount, the information about the revaluation should also be disclosed. Okay, so ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन जब रिवैल्यूएशन मॉडल पे करते हैं और उसका अपन अमाउंट जब रिवैल्यूट करते हैं, जब अमाउंट उसका चेंज करते हैं, जब अपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे किया और अपने को लग रहा है कि अब इसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, उसको अपन रिवैल्यू करते हैं। बट जो रिवैल्यू करने का बेसिस क्या है, आपने वो आपको कैसे लगा कि ये रिवैल्यू हुआ है या रिवैल्यू अपवर्ड हुआ है, रिवैल्यू डाउनवर्ड हुआ है, उसका अपने कैसे लगा, अपने आपको वो अपने वो कंक्लूजन पे आप कैसे रीच किए? तो ये अपने को डिसाइड करना रहता है, तो ये अपने को डिस्क्लोज करना रहता है कि अपने क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज किया था, ये सब डिटरमाइन करने के लिए, कंक्लूजन रीच करने के लिए कि ये अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ। ओके, दैट्स इट। सो ये 4 पॉइंट है डिस्क्लोजर नोट में, वो भी अपन ने देख लिया। एंड ठीक है, अभी इतना आई16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपन ने पूरा कवर कर लिया है। सो इसको मैंने एक बार फिर भी आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इसका मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो अकॉर्डिंगली आप जाइए एक प्रॉपर क्यू में, सो आपको थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके, सो ठीक है, मतलब अब आई थिंक आई एम प्लानिंग टू कवर माय नेक्स्ट वीडियोस आईफआरएस 50 रेवेन्यू। आई थिंक मैं रेवेन्यू के प्लान कर रहा हूँ कि वो कवर करने के लिए नए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं फिर रेवेन्यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर रेवेन्यू के लिए। ओके, आईएफआरएस, या चलिए, बाय, थैंक यू।